JMB students, I welcome all of you in JMB group of school. Friends, अब तक हमने सेट थ्योरी के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ओके, तो 1.3 तक की जो भी हम थ्योरी देख चुके हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। फिर आज का जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन इन सेट, फिर वेन डायग्राम, उसके रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेट। तो व्हाट इज सेट? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर नंबर। आप जो ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, एलिमेंट्स ले सकते हो, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद हमने टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था। पहला रोस्टर फॉर्म है, ओके, उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे। दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था बेटा? हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बताते थे सेट की, एंड रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता था? हम पूरी एक लिस्ट बताते थे। ओके, नाउ उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। ओके, एक्सरसाइज 1.1 करने के बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट देखा था। उसके अंदर कौन-कौन सी चीजें थी? तो एम्प्टी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर जो ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर काउंटेबल नहीं है, आप काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर हमने एक सेट देखा था पावर सेट। ओके, पावर सेट में क्या होता था? पावर सेट देखने से पहले फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एक चीज थी इक्वल सेट। देखिए, इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है? अगर दो सेट आपको दिए हैं, दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो उसको मैं बोल सकता हूं इक्वल सेट। ओके, तो यहां इतना पढ़ने के बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था। फिर आता है एक्सरसाइज 1.3 का जो थ्योरी पोर्शन है वो। ओके, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि व्हाट इज अ सबसेट। चलिए, अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर मौजूद है, ओके, ऐसा सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं ए को बी का क्या बोलूंगा? सबसेट बोल सकता हूं। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसे मैं बता सकता हूं। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसेट के बाद हमने एक और चीज देखी थी कि कुछ प्रॉपर्टी मतलब ए सबसेट ओके बोल सकता हूं। हाँ, कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा। फाइव मतलब एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट। ओके, अगर मुझे प्रॉपर सबसेट चाहिए तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, देन B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, दैट इंप्लाइज A इज इक्वल टू B तो होगा ही होगा। कैसे? यहां पे देख लीजिए, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। A के सारे एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, B के सारे एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A बोल सकता हूं। दैट इंप्लाइज कि A इज इक्वल टू B मुझे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर मुझे प्रॉपर सबसेट चाहिए, प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर A सबसेट B हमको करना है, ओके, देन A इज नॉट इक्वल टू B, ऐसा कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? अगर A इज इक्वल टू B होगा, अगर A इज इक्वल टू B हो जाएगा बेटा, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, और इक्वल सेट कभी प्रॉपर सबसेट आपको नहीं देगा। ओके, तो मुझे जब भी कोई प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? A इज अ सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A एंड A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाए तो वो क्या होगा? वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, इंटरवल। ओके, इंटरवल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि चार टाइप के इंटरवल होते हैं कि भाई पहला, दोनों साइड अगर बड़ा ब्रैकेट हो तो उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल के अंदर, चलिए इंटरवल में लिखो यहाँ पे A B। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या होगा? बिग होगा। ओके, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। A जो है वो B की कंपैरिजन में स्मॉल होगा, B जो है वो A की कंपैरिजन में बड़ा होगा। आप ऐसा बोल सकते हो।
अब मैंने 4 टाइप्स के आपको क्या सिखाए थे, इंटरवल सिखाए थे। पहला है क्लोज इंटरवल, अगर दोनों के दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है तो उसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। इसका और एक मीनिंग ये भी होता है कि अगर आप कंडीशनली बताना चाहो इनइक्वालिटीज में, ओके, तो 3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 5, ये -3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 5, एंड पॉइंट के साइड अगर बड़ा ब्रैकेट है तो वहां पे उस एलिमेंट को लेना है या उससे बड़ा, 5 लेना है 5 से छोटा, ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। अगर मुझे स्मॉल ब्रैकेट दिया है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर हम एंड के पॉइंट जो भी होते हैं बेटा वो नहीं लेते, ओके, तो यहाँ पे लेस देन और लेस देन ही आएगा। आगे बढ़ो। अब अगर एक साइड बड़ा ब्रैकेट है और एक साइड छोटा ब्रैकेट है तो इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। तो जिस साइड बड़ा ब्रैकेट है वहां पर मैं 3 लेस और इक्वल टू x लेस देन 5 लिख सकता हूं। इस साइड छोटा ब्रैकेट है तो छोटे ब्रैकेट को मैं सिर्फ लेस देन से बता सकता हूं। अगर मुझे ओपन क्लोज मतलब एक साइड छोटा, लेफ्ट हैंड साइड छोटा ब्रैकेट, राइट हैंड साइड बड़ा ब्रैकेट, तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूं बेटा, -3 लेस देन x लेस और इक्वल टू 5। ये हमारे चारों के चार इंटरवल देख लिए हमने, ओके। उसके बाद हमने कुछ और देखा था जिसका नाम था पावर सेट। चलिए पावर सेट और सबसेट, चलिए सबसेट की बात करें। मैं यहाँ पे आपको सबसेट की डेफिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन किसी भी सेट का सबसेट फाइंड कैसे करते हैं वो एक बार और देख लेते हैं। सपोज कोई ए सेट दिया है 1 2 3 4, एक बड़े एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको ज्यादा पता चले, ओके। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे सबसेट, यहाँ पे सबसेट ऑफ ए कैसे लिखोगे, सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखो, ओके। उसके बाद दो दो की पेयर बनाओ, 1, 2, 1, 3, 1, 4। उसके बाद और दो की पेयर, मतलब 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। फिर क्या करेंगे बेटा, 2, 3 आएगा, 2, 4 आएगा। सर यहाँ पे हम 2, 1 नहीं लिख सकते, नहीं 2, 1 नहीं लिख सकते क्योंकि सेट की जो भी प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर मैं 1 को 1, 2 लिखूं या फिर 2, 1 लिखूं, दोनों बात एक ही, ओके। चलिए वो एक ही सेट हो जाएगा, सेट के अंदर प्लेस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ओके। तो ये 1, 2, 1, 3, 1, 4 लिख दिया, 2, 3, 2, 4 लिख दिया। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी 3, 4, 3, 4 आ चुका है, ओके। अब तो सर अब मैं 4, 1 लिखूं, नहीं लिखना है क्योंकि 4, 1 अगर आप लिखोगे वो किसके इक्वल होगा, 1, 4 के इक्वल ही होगा, क्योंकि सेट के अंदर प्लेस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो ये दोनों सेम ही है, तो एक एलिमेंट को मैं दूसरी बार नहीं लिख सकता, ओके। नाउ अब 3 की पेयर बनाओ। मैंने पहले एम्प्टी सेट लिख दिया, फिर सिंगल सेट लिख दिया, उसके बाद दो एलिमेंट लिख। अब 3 एलिमेंट की पेयर 1, 2, 3, फिर आएगा 1, 2, 4, ओके। फिर क्या आएगा 2, 3, 4, ओके। ये मैंने 3 की पेयर बना दी। अगर मैं ऐसा लिखूं 3, 4, 1, 3, 4, 1 नहीं आया आपके पास, तो यहां पे लिखूंगा 3, 4, 1, ओके। अब लास्ट में कौन बचेगा, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 4 वाले की पेयर, ओके। तो मैं यहां पे गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 एलिमेंट्स है आपके पास, 16 सबसेट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, अगर मुझे किसी का भी सबसेट फाइंड करना है तो मैं क्या कैसे करूंगा, सबसेट फाइंड करना है तो 2 की पावर में m, जहां पे m इज एलिमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का एलिमेंट, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है एक के पास, तो एक का जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो मुझे 16 मिल रहा है। हाँ बेटा, तो यहां पे अगर आप काउंट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक बड़ा सम लेके एक एग्जांपल बताया था कि आपको कहीं पे भी जब भी आप ये सम करो, सबसेट फाइंड करो, तब आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो, ओके। एक बार देख सकते हो आप लोग। अब सर पावर सेट की अगर बात करें तो अगर आपको सबसेट निकालना आता है तो आप पावर सेट निकाल सकते हो, ओके। पावर सेट मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे मैं इसी सब के अंदर पावर सेट अगर लिखूं, व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट मतलब ऐसा सेट जो
कोई सेट के सभी सबसेट मिला के एक सेट बना हुआ है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। सर क्या है ये पावर सेट? पावर सेट मतलब किसी सेट के मैं सारे के सारे सबसेट लिखूं और उन्हीं सभी सबसेट को एक सेट के रूप में लिखूं। चलिए ये अगर मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो ये सारे के सारे एलिमेंट है, सबसेट है 5 1 2 3 सारे के सारे, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया पावर सेट। ओके, ये मैंने सेट ए का क्या निकाला बेटा? पावर सेट निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट चाहिए तो क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए चाहिए तो क्या होगा बेटा? 2 की पावर m। 2 की पावर m क्या आएगा? m मतलब m इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पे सेट के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16। आप देख सकते हो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट कितने होंगे, गिन सकते हो 16। 1 2 3 4 5 7 टोटल कितने हैं? 16 हमने गिन लिए। ओके, नाउ अब आप ये बता सकते हो कि सर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, कौन सी? यूनिवर्सल सेट। ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट मतलब फादर ऑफ ऑल दी सेट, ऐसे आप बोल सकते हो। इसका क्या मीनिंग होता है? तो कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोई सेट, चलिए पहले ये समझो ये यूनिवर्स है। ओके, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। उसके अंदर कहीं ना कहीं पे अर्थ है, कहीं ना कहीं पे नेपच्यून है, कहीं ना कहीं पे प्लूटो है, हाँ सारे के सारे प्लैनेट्स। ओके, अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं पे कंट्रीज है, कंट्रीज में कहीं ना कहीं पे इंडिया है, इंडिया में कहीं ना कहीं पे मुंबई है, दिल्ली है। ओके, इन शॉर्ट ये सारे के सारे जो आप सेट बनाते जा रहे हो आगे आगे आगे, वो किसके अंदर बिलोंग करते होंगे? एक हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है कि भाई यूनिवर्स, ओके, पूरा ब्रह्मांड है, वो क्या है? एक यूनिवर्सल सेट के रूप में आप लिख सकते हो। अब इसी चीज को मुझे आगे देखना हो, आगे मतलब कि नंबर्स के रूप में अगर देखना हो, ओके, तो आपको ये पता है आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। ओके, आर मतलब क्या होता है बेटा? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? ओके, तो नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। ओके, किसके अंदर आएगा? होल नंबर। होल नंबर के अंदर सिर्फ 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 5। तो m is a subset of w लिख सकता हूं। w is a subset of what? w is a subset of integer number। क्यों integer? integer के अंदर नेगेटिव सारे नंबर, 0 और पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं। तो यहां पे लिखूंगा z। ओके, z के बाद कौन आता है? रेशनल इरेशनल नंबर। ओके, तो z, ये जो z है वो सबसेट होगा किसका? q का। ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, देन जो रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे यहां पे, उसके अंदर भी थोड़े नंबर आएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ऐसे नंबर आएंगे। ओके, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of q। एंड ये सारे के सारे नंबर कहां पे आते हैं बेटा? r, रियल नंबर के। ओके, तो रियल नंबर को मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं इसको, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सेट है वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं? किसके सबसेट है? तो के रियल नंबर के। दैट्स व्हाई ऐसा सेट जो हर एक सेट को अपने अंदर समा जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल सेट। तो सर इतनी बातें हमने अब तक के जो 5 लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर हमने की है। ओके बेटा, चलिए अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है वेन डायग्राम। ओके, हम कुछ ड्रॉ भी करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम क्या है? तो सर वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, कोई भी सेट हो उसको मुझे ग्राफिकली बताना हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं किसका यूज करूंगा बेटा? वेन डायग्राम का करूंगा। कैसे? चलिए, ये कोई मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, ओके, वेन डायग्राम अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखने जाए
हाँ यही टॉपिक। सर वेन डायग्राम मतलब क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, यहां पे मैं यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के रूप में प्रेजेंट करूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे के सारे छोटे छोटे सेट्स आ जाएंगे। ओके, अब जो भी यूनिवर्सल सेट का जो भी सबसेट होगा, मतलब सपोज ए जो है वो इसका सबसेट है, बी है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो सेट्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सर्कल से। ओके, सपोज मैं यहां पे ऐसा लिखूं कि भाई ये जो ए है, ओके, यहां पे मैं बता रहा हूं कि भाई u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, कोई a में लिख रहा हूं यहां पे 1 3 5। ओके, अगर मुझे इस चीज को यहां पे दिखाना है वेन डायग्राम में, तो सबसे पहले क्या दिखाऊंगे? a के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 3 एंड 5। तो यहां कहीं पे 1 होगा बेटा, यहां कहीं पे 3 होगा, यहां कहीं पे 5 होगा। और सेट a के अंदर जो नहीं है वो बाकी एलिमेंट्स कहां होंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा? सपोज यहां पे आप 2 को बता सकते हो, सपोज यहां पे आप 6 को बता सकते हो, यहां पे सपोज आप 4 को बता सकते हो। इन शॉर्ट अगर आप यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगल देखोगे तो उसके अंदर कौन कौन नंबर है? 1 2 3 4 5 6। यहां पे दिख रहा है आपको? हां दिख रहा है। ओके, एंड अगर आप ये देखो कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो यहां पे 1 3 5। तो सिर्फ आप सेट को ही देखो, ये सर्कल को ही देखो, 1 3 5। तो ये क्या हो गया? वेन डायग्राम ऑफ अ सेट। ओके, तो किसी भी सेट का अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है आपको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते। अब अगर कई बार क्या होगा, सिर्फ एक सेट आपको नहीं दिया होगा, कई बार आपको ऐसा भी दिया होगा कि भाई 2 3 5, ये कोई दूसरा सेट। कई बार क्या होगा, कोई तीसरा सेट कि भाई 3 5 और 6 ऐसा भी होगा। ओके, तो उस सिचुएशन में अगर मुझे वेन डायग्राम का यूज करना है तो कैसे करें? ओके, तो उसके रिलेटेड हम जो ऑपरेशंस ऑफ सेट देखने वाले हैं वो सब यहां पे आपको देखना है। ओके, तो इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ सेट। तो आई होप कि आपको वेन डायग्राम क्या है वो आपको पता चला कि सारे के सारे सेट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिवर्सल सेट को मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड एलिमेंट्स को मैं ऐसे बता सकता हूं। ओके, तो मैं अभी ये रफ कर रहा हूं क्योंकि 2 या 3 सेट होंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के ऊपर मैं अभी बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको यहां पे समझनी होगी कि ऑपरेशन ऑफ दिस सेट। सर ये क्या लिखा है? ओके, पहले समझिए आप, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, शायद नहीं है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। कैसे? ऑपरेशन ऑफ सेट का मीनिंग होता है कि सेट के अंदर कौन कौन से हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, उसके बारे में सारा का सारा ये आज का लेक्चर होगा। यूनियन ऑफ सेट, सबसे पहले ये बात होती है कि यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो कि भाई ए यूनियन बी। ओके, ये किसका सिंबल है? यूनियन का। अगर 2 सेट का मुझे यूनियन ऑपरेशन करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले मैंने आपको लिखते कैसे बताया। अब सर यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है? ओके, इट इज अ सेट, यूनियन करूंगा वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और सेट B और कॉमन इन बोथ द सेट। ओके, बट नॉट रिपीटेड। सर ये तो आपने डेफिनेशन लिखी, इसको समझेंगे कैसे? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास 2 सेट है, A है कोई 1 3 5, सेट B है कोई 9 7 3 एंड 2। ओके, आपको कोई ऐसा बोलेगा कि A यूनियन B करके दिखाओ, तो A यूनियन B का मीनिंग क्या होता है? A यूनियन B। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन किया, इट इज द सेट, A यूनियन B क्या? एक सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, और A और B में जो कॉमन आता है वो भी लेना है, बट नॉट अ सिंगल एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। कोई भी सिंगल एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, तो यहाँ पे पहले A के सारे एलिमेंट 1 3 5, B के सारे एलिमेंट 9 7
3 इसके अंदर आ चुका है तो नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो अगर मैं A यूनियन B करना चाहूँ तो A का सब एलिमेंट, B का सब एलिमेंट और दोनों में जो कॉमन होगा वो भी एलिमेंट, बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। ओके, 9 7 3 एक बार आ चुका है, 2 लिख दिया। ओके, हो गया सब। बस ऐसे ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं A इज इक्वल टू लिखूं ABC और B इज इक्वल टू लिखूं कोई 0 1 3। ओके, यहां पे आप बोलोगे कि सर इसके अंदर दोनों में कोई कॉमन नहीं, मुझे कॉमन से कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या करना है, अगर A यूनियन B करना है तो मुझे A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर कलेक्ट करना। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A B C 0 1 3, ये मेरा हो गया यूनियन ऑपरेशन। ओके, नाउ यूनियन समझने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यहां पर मैंने लिखी हुई। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहले रख कर दूं, एक प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं कोई एक सेट है A B C, अगर कोई सेट B है 1 2 8 और यहां पे कोई यूनिवर्सल सेट ले लो A B C 1 2 ऐसे। ओके, ये सारी की सारी बातें यहां पे प्रूफ हो जाएगी। कैसे? A यूनियन B करूं और B यूनियन A करूं, बात तो एक ही होगी। हाँ, तो ये प्रूफ करते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू क्या, सेट A का और B का सभी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। A B C 1 2, तो ये B यूनियन A करते हैं। B यूनियन A मतलब B का और A का सभी एलिमेंट 1 2 A B C। तो देख सकते हो आप कि दोनों के दोनों में इक्वालिटी का रिलेशन है। इक्वालिटी मतलब लेफ्ट हैंड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड में होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली। इसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ओके, फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है बोलो, कि अगर आप A प्लस B प्लस C करोगे तो A प्लस B प्लस C जैसा ही होगा। हाँ, अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 5 करता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 5 करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 आंसर आएगा, और उसी प्रॉपर्टी को 2 प्लस 5 प्लस 3 करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी 10 ही आंसर आएगा। ओके, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको समझनी है। क्या आएगा, A यूनियन B, किसी दो का यूनियन तीसरे के साथ करूंगा, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C जितना होगा। सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टी आप तो कोई एक एग्जांपल लेते चलिए, C दिया है। ओके, A1 एंड C लेते हैं। A यूनियन B कैसे निकालेंगे, आपको यहां पता है। A यूनियन B मैंने यहां पे निकाला है। ओके, A यूनियन B यहां पे निकाला तो A यूनियन B यूनियन C करूंगा अगर, तो इस सेट का C के साथ अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, A B C 1 2 ही आएगा। ओके, और ये जो आया आपके पास A B C, हाँ 1 2, ओके डन। फिर इसका B यूनियन C का अगर मैं A के साथ यूनियन करता हूँ, A कहाँ गया, ये आएगा, तो A यूनियन B यूनियन C करूंगा तो A के एलिमेंट मतलब A B C लिख दिया, फिर इसके एलिमेंट 1 2 लिख दिया। देख सकते हो ये दोनों इक्वली हो। ओके, तो ये मैंने कौन सा रूल बताया, एसोसिएटिव लॉ। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज पता है किसी भी सेट के अंदर फाई तो होता है, मतलब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ओके, तो अगर मैं किसी सेट का यूनियन करूंगा फाई के साथ, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करूंगा तो वो सेट खुद आएगा, क्योंकि A के अंदर फाई तो होगा ही होगा। तो A यूनियन फाई करेंगे, A के अंदर जो है वो सारे एलिमेंट, फाई के अंदर जो सारे हैं उसका यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, E। ओके, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि यूनियन के अंदर जो फाई होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का। ओके, किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन ऑपरेशन करूंगा तो वो सेट खुद आएगा। सीधी सी बात है बेटा, यहां पे देखो A का A के साथ यूनियन करो, A B C करते हैं, चलो तो आंसर क्या आएगा, A B C आएगा। ओके डन। अब यूनिवर्सल सेट का A के साथ यूनियन करें, चलिए ये रहा यूनिवर्सल सेट। यहां पर मैं आपको ये रहा यूनिवर्सल सेट, यहां पे मैं आपको ब्रैकेट करके बता रहा हूं।
ए यूनियन यू या फिर यू यूनियन ए करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट जितना ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने कौन सा ऑपरेशन सीखा, हमने सीखा यूनियन ऑपरेशन ऑफ द सेट। अब के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें तो वो है इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता था, सारे के सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया। ओके, इंटरसेक्शन को पहले दिखाते कैसे। ओके, यहां पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करना है तो उसको ऐसा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, उल्टा यू है। ओके, नाउ सर इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई इट इज अ सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। देखो ये वर्ड आपको याद रखना है, अगर यूनियन आएगा तो और, यूनियन आएगा तो और, एंड इंटरसेक्शन आएगा तो एंड, A के एंड B के दोनों में जो कॉमन होगा वो एलिमेंट मेरा आंसर बनेगा इंटरसेक्शन का। ओके, इंटरसेक्शन में आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, एंड। कौन सा, एंड। जैसे ही हम आगे जो भी सम करेंगे उसके अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप प्रोबेबिलिटी करो, चाहे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, उसके अंदर ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरसेक्शन होगा तो एंड और यूनियन होगा तो और। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसका मीनिंग क्या होता है कि एक सेट में ले रहा हूं, सेट कोई है 1 2 3, कोई दूसरा सेट है A B C 1। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, मुझे अगर A इंटरसेक्शन B करना है तो दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाई 1 इसके अंदर है, हाँ है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना है। सर सपोज भगवान न करे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हमको एक चीज पता है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 5। ओके ना, अगर मैं ऐसा सोचूं कि जैसे हमने यूनियन किया उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिख रही थी आपको, वैसे ही अगर यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, यस होगी बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन जो भी ऑपरेशन है वो समझ में आया होगा। ए का एंड बी का कॉमन एलिमेंट आपको इंटरसेक्शन के अंदर लेना है। ओके, चलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये होगा क्योंकि ए बी में जो भी कॉमन है वही तो बी ए में कॉमन होगा, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ प्रूफ होता है। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। सेम हमने जो यूनियन में किया था, देखिए ये जो है आप कहीं ना कहीं पे प्रूफ कर सकते हो खुद से। ओके, ये आपको प्रूफ करना है क्योंकि बहुत इजी है। किसी भी सेट का उसी सेट के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, वो सेट खुद आएगा। देखो ना, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए का कॉमन एलिमेंट ए में तो होगा ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये थोड़ा अच्छा है, इंटरसेक्शन और